हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस अनदर न्यू वीडियो। सो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द आउटपुट ऑफ एन इकॉनमी। आपको पता है हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है संजीव वर्मा सर की बुक की, तो इसमें आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इसको कंप्लीट पूरा आज एनालाइज करेंगे सेकेंड चैप्टर को। तो मैं हमेशा जो वीडियो में बोलती हूँ कि इससे पहले आप मेरी वीडियो को देखने से पहले कम से कम आपके पास एक बुक होनी चाहिए सर की, बस और कुछ नहीं चाहिए। बुक होगी तो आप इजीली जो है चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक पे देखते जाइएगा, आपको इजीली समझ में आता जाएगा। सबसे पहले आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, द आउटपुट ऑफ एन इकॉनमी वाले चैप्टर में, कि जब भी हम कोई न्यूज़पेपर को ओपन करते हैं तो हम बहुत से टैग्स के एक क्रॉस देखते हैं कि इंडिया जो है, बहुत से टैग्स हमें ऐसे नज़र आते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि इंडिया एक लार्जेस्ट इकॉनमी बनेगा, या यूएस जो है दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, या चाइना जो है जल्दी ही यूएस को पीछे छोड़ के चाइना जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकॉनमी बनेगा। क्या आपने कभी सोचा है इस बात में, इस बारे में जो लार्जेस्ट वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? क्या एरिया की बात हो रही है, लैंड की बात हो रही है, या फिर पॉपुलेशन की बात हो रही है? नहीं, इन किसी की बात नहीं हो रही होती है। किसकी बात हो रही होती है? आउटपुट की। ठीक है गाइज, अगर आपने आउटपुट का मीनिंग समझ लिया इकोनॉमिक्स में, तो आगे वाले जितने भी टॉपिक्स आपके इकोनॉमिक्स के हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। इसीलिए जो वर्ड आउटपुट है उसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज वेल एज आप इनपुट को भी समझिए क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सिंपली बता देती हूँ इनपुट क्या होता है। जैसे मान लो हमने बीट उगानी है, ठीक है, और बीट को उगाने के लिए हमने एक खेत लिया। ठीक है, खेत में हम बीट के सीड्स को डालेंगे, देन उसके बाद हम कुछ फर्टिलाइजर्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो भी हम कुछ डाल रहे हैं ना उस खेत में, दैट इज़ अवर इनपुट। और जो भी निकल के आएगा बाद में, ठीक है, जो हमारी क्रॉप निकलेगी, दैट इज़ अवर आउटपुट। ये सिंपल भाषा में आपने समझ लिया इनपुट और आउटपुट का मीनिंग। ठीक है, अब हम पूरा समझते हैं चैप्टर में से। देखो हमने प्रीवियस चैप्टर में ही डिस्कस किया था कि हमारी इकोनॉमी में ना बहुत से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको हम ट्रांसफॉर्म्ड करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में, एंड जो सर्विस है वो भी हम कुछ ना कुछ रेंडर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, और जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं इकॉनमी में तो उसके पीछे कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू अटैच होती है। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हम जब भी कुछ चीज़ बाय कर रहे हैं उसके बदले में हम कुछ पैसे दे रहे हैं। जैसे मान लो हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं और उसके बदले में कोई पैसे दे रहे हैं। उसके बाद अगर हमने दुकान से कोई चीज़ खरीदी, उसके बदले में भी हमने पैसा दिया, तो दैट इज़ नोन एज मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, तो वो मॉनेटरी वैल्यू आपके यूएस डॉलर्स भी हो सकते हैं या इंडियन रुपीज़ भी हो सकते हैं। तो आउटपुट का सिंपली मतलब क्या है कि जो भी आपके पास मॉनेटरी वैल्यू आती है, जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, उसके रिलेटेड जो भी आपकी मॉनेटरी वैल्यू है उसको इकट्ठा करना एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। यानी कि वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम आपका क्या हो सकता है, 3 मंथ्स भी हो सकता है, 6 मंथ भी हो सकता है, या 12 मंथ्स भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बोलें तो आउटपुट का मतलब क्या है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हम ले रहे हैं और उसके बदले में कोई ना कोई पैसा हम दे रहे हैं, दैट इज़ नोन एज क्या, आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट क्या हुआ यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो ये मॉनेटरी वैल्यू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो भी मॉनेटरी वैल्यू है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, वही गिवन पीरियड ऑफ टाइम आपका कुछ भी हो सकता है। वो 3 महीने में आपने कितना आउटपुट हुआ आपका, ठीक है, 6 महीने में, 12 मंथ्स में, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आपको आउटपुट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। अब आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं बुक में, ठीक है, इससे आपको बहुत अच्छे से आउटपुट क्लियर हो जाएगा। मान लो आप गोवा में रहते हो, ठीक है, और आपने गोवा में क्या किया, आपके पास गोवा में एक स्मॉल बोट थी, आप अरेबियन सी में गए और अरेबियन सी में से आपने क्या किया, 10 जो है मछलियाँ ले ली। ठीक है, और उन मछलियों को आपने 2 मछलियाँ उनमें से कंज्यूम कर ली, यानी कि खा ली, बाकी की 8 फिशेस आपके पास बच गई। और आपने उन 8 फिशेस का क्या किया, उन 8 फिशेस को मार्केट में जाके बेच दिया। अब आपका आउटपुट यहाँ पे क्या होगा
क्या आपने जो 2 फिशेस खाई थी वो आपका आउटपुट है, या फिर जो आपने सेल की थी वो आउटपुट है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, जो फिशें आपने कंज्यूम की थी उसके बदले में आपने कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं दी थी, क्योंकि हमने आउटपुट में क्या पढ़ा था कि मॉनेटरी वैल्यू जिनके साथ होगी, तो उसके बदले में हमने कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं दी थी, वो हमने कंज्यूम कर ली थी, तो वो आउटपुट नहीं होगा। जो फिशेस हमने क्या की, मार्केट में बेची, ठीक है, जो भी फिशेस हमने मार्केट में बेची वही क्या होंगी, जो 8 फिशेस हमने मार्केट में बेची वही हमारा क्या है, आउटपुट है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपकी कि मान लो आपके कोई ग्रैंडफादर हैं, उनका एक फार्म है विलेज में और वहाँ पे वो वीट को ग्रो करते हैं। ठीक है, और उन्होंने वो वीट क्या की, एक कंपनी है जिसका नाम है हार्वेस्ट गोल्ड कंपनी, उसको वो वीट बेच दी। ठीक है, अब उस वीट से बनाया आटा और आटे से बनाया ब्रेड। ठीक है, अब ब्रेड जो है वो किराना स्टोर में चला गया और फिर किराना स्टोर से जाके आपने उस ब्रेड को बाय किया और आपने खा लिया। ठीक है, आपने उसको परचेज़ किया और उसके 2 स्लाइसिस जो है जैम के साथ आपने खा लिए आपकी जो ऑनलाइन क्लास होने से पहले। इस केस में आपका आउटपुट क्या होगा, क्या आपने जो वीट है वो आपका आउटपुट है या जो ब्रेड है वो आपका आउटपुट है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आउटपुट हमेशा, जब भी हम आउटपुट को देखेंगे तो वो हमेशा यहाँ पे आउटपुट किसका होगा, ब्रेड का। वीट का आउटपुट हम काउंट नहीं करेंगे। तो मैं समझाती हूँ क्यों, क्योंकि जो वीट है वो हमने एक इनपुट के तौर पे यूज़ किया था। ठीक है, यानी कि वीट जो है उसको एज ए इनपुट यूज़ किया था। ठीक है, वीट से जो हमारा आउटपुट निकला, ठीक है, वो क्या था, हमारा ब्रेड। ठीक है, वो हमारा क्या था, ब्रेड। इसीलिए हमने जो वर्ड था वीट को हमने एज अ इनपुट चुना था। ठीक है, तो ब्रेड हमारा क्या था, आउटपुट था। इसीलिए अब आपको समझ में आएगा आउटपुट हम कैसे चुनते हैं। अब जो तो ब्रेड हमारा क्या होगा, आउटपुट निकलेगा। अब हमेशा हम क्या करते हैं, जो फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है उसको लगाते हैं। ठीक है, मान लो हमने जो वीट ग्रो की थी वो हमारा इनपुट था और जो ब्रेड है हमारा वो आउटपुट है, वो बन के तैयार होके आ गया। ठीक है, अब आपको मैं समझाती हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है, आउटपुट में हमेशा हमारी मॉनेटरी वैल्यू आती है फाइनल प्रोडक्ट की, जो फाइनल बन के आया दैट इज़ द ब्रेड। ठीक है, हम यहाँ पे अगर क्या करेंगे, हम काउंट नहीं करेंगे बीट की, क्योंकि अगर हम बीट को काउंट करेंगे तो इससे एक और प्रॉब्लम हमारी इकॉनमी में देखने को मिलेगी, जो कि हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम का नाम है डबल काउंटिंग। ये भी मैं आपको समझाऊंगी क्या होता है डबल काउंटिंग। ठीक है, तो जिसकी वजह से डबल काउंटिंग की वजह से क्या होता है, प्राइस डबल हो जाते हैं फाइनल अकाउंट में। तो हमें क्या करना है, इकॉनमी में इसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल आउटपुट का वैल्यू लगाते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट अब सिंपली क्या निकला, आउटपुट का मतलब है कि मॉनेटरी वैल्यू होना। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू होना सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो इकॉनमी में प्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, पर मॉनेटरी वैल्यू सारे किसका, फाइनल गुड्स। ठीक है, जो हमारे फाइनल गुड्स है मॉनेटरी वैल्यू उनका देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब चलो समझते हैं क्या होता है हमारा डबल काउंटिंग। सो देखो डबल काउंटिंग में क्या होता है। ठीक है, डबल काउंटिंग डीसी लिख रही हूँ मैं। यहाँ पे क्या होता है, देखो हमने अगर वीट की प्राइस को भी काउंट कर दिया और अगर हम ब्रेड के प्राइस को भी काउंट कर देंगे, मान लो वीट हमारी 100 रुपये की पड़ी है और ब्रेड हमारा टोटल हमने 100 रुपये की वीट ली थी और 50 रुपये का ब्रेड बना, तो हमारा 150 रुपया ब्रेड पे खर्च हो गया। ठीक है, तो अगर हम सोच लेंगे कि जो 100 रुपया है वो वीट का अलग से काउंट कर लें। ठीक है, और जो हमारे पास वीट का अलग से 100 रुपया काउंट कर लें। ठीक है, और ब्रेड का हम अलग से अगर 150 काउंट कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा 250। ठीक है, बट हमारा 250 एक्चुअल में हुआ ही नहीं है। एक्चुअल में हमारा कितना हुआ है, ठीक है, कितना हो जाएगा 250, बट एक्चुअल में हमारा इतना इनपुट हुआ ही नहीं है, क्योंकि इसमें से 100 रुपीज़ जो थे वो हमने वीट के लगा लिए थे। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है।
यानी कि हमने जो है डबल काउंटिंग में वीट के 100 रुपीज़ अलग से लगा दिए थे और ब्रेड हमारा जो है वो 150 का, जिसमें हमारे वीट का जो था 100 था और ब्रेड को बनाने में हमें 50 रुपीज़ और लगे थे। तो हम इसीलिए जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को काउंट करते हैं, वीट की वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, फाइनल को ही काउंट करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो पाया होगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब चलो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है। मान लो आपके पास एक बाइक थी, आपने 5 साल पहले उस बाइक को ख़रीदा था। अब आप उस बाइक को क्या करते हैं, बेचने का सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं उसकी जगह कोई कार ले लेते हैं। अब आप ना उसकी एडवर्टीजमेंट देते हैं OLX कंपनी में, ठीक है। और एक पर्सन जिसका नाम है अंकित, उसको आपकी बाइक ना बहुत अच्छी लगती है, वो आपकी बाइक को विजिट करता है और आपको पेमेंट देता है और बाइक को आपसे ख़रीद लेता है। अब क्या होता है, ठीक है, आपके पास कैश आया उस बाइक से, ठीक है। और हमारी डेफिनेशन ऑफ आउटपुट में क्या था कि जो मॉनेटरी वैल्यू होगी फाइनल गुड्स की, वो आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। अब यहाँ पे और बेसिक्स से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या बेसिक्स से समझना पड़ेगा कि जो पैसे अंकित ने हमें दिए, मतलब हम थे ना बाइक परचेजर, तो हमें जो दिए उसने पैसे, वो क्या हमारा आउटपुट होगा। तो चलिए देखते हैं होता है आउटपुट वो हमारा, नहीं, वो हमारा आउटपुट नहीं होगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जो बाइक हमने अंकित को सोल्ड की, ठीक है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू इकॉनमी में 5 साल पहले ही काउंट हो गई थी, जब 5 साल पहले वो बाइक बनी थी, ठीक है। तब उसका हमें कोई भी जो है इकॉनमी में उसका जो पैसा है वो काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो बाइक जब बनाई गई थी तभी उसका जो है इकॉनमी में वो काउंट हो गया था। क्योंकि आउटपुट क्या होता है, जब कोई न्यू प्रोडक्शन होता है, न्यू प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो कि मॉनेटरी वैल्यू क्या होता है। मॉनेटरी वैल्यू होता है जो भी, सॉरी, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट में आपकी मॉनेटरी वैल्यू आती है ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं, ठीक है। अब चलो समझते हैं कुछ और टॉपिक्स को, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है कि देखो, प्रीसीडिंग चैप्टर में हमने देखा कि बहुत इकॉनमी में ना बहुत से लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है इकॉनमी में। पीपल जो है इकॉनमी में वो बहुत से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। पीपल का मतलब बहुत से एजेंट्स हैं। जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल है, मान लो कोई वूमेन है जो कि बस स्टैंड में क्या कर रही है, अपने फ्रीटर्स होते हैं पकोड़े, वो बेच रही है, ठीक है। कोई पर्सन स्मॉल बिजनेस कर रहा है, जैसे मान लो कोई ऐसा ग्रुप जो कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन बेच रहा है, ठीक है। फिर कोई प्राइवेट कंपनीज है जैसे टाटा रनिंग या एयरलाइन, विस्तारा, या प्रोवाइडिंग हॉस्पिटलिटी सर्विसेज, ताज होटल, या गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। तो ये सारे लोग सर्विसेज दे रहे हैं, या कोई फॉरेन फिल्म्स वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है हमारी इकॉनमी में, ठीक है। तो हमेशा हमारी इकॉनमी में ना बहुत से प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। बहुत से प्रोड्यूसर्स हैं जो हमारी इकॉनमी में क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ना हम इनका आउटपुट सबका कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास से ये चीज़ आ गई, तो बहुत सिंपल है इनको कैलकुलेट करना। किस कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट करेंगे, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक आउटपुट। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक आउटपुट, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैंने एक रफ सा मैप ड्रा कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ा लेती हूँ डोमेस्टिक डोमेस्टिक आउटपुट होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डोमेस्टिक आउटपुट क्या होता है, ठीक है। तो जो टर्म डोमेस्टिक आउटपुट है, यहाँ पे ना हम सारे जो मॉनेटरी वैल्यूज़ हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, यानी कि एक जियोग्राफिक बाउंड्रीज जो है कंट्री की, उसमें जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं गुड्स, इर्रिस्पेक्टिव प्रोड्यूसर कोई भी हो, ठीक है। मतलब इर्रिस्पेक्टिव प्रोड्यूसर कोई भी हो, ठीक है। बट जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारे क्या होते हैं, सॉरी, इर्रिस्पेक्टिव मतलब कोई भी प्रोड्यूसर हो, चाहे वो हमारा जमशेदपुर का जो टाटा प्रोड्यूसिंग स्टील है वो हो, चाहे कोरियन फिल्म सैमसंग हो। अब आपको इजीली समझ में आएगा, मैं बताती हूँ आपको कैसे। मान लो ये इंडिया का मैप मैंने रफली ड्रॉ किया है,
ठीक है, आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये जहाँ पे मान लो ये हमारी इंडिया की टेरिटरी है, इसमें जो भी लोग प्रोड्यूस कर रही हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज दी जा रही हैं पूरे इंडिया में, ठीक है, मान लो ये पूरे इंडिया में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज दी जा रही हैं, ठीक है, उनको पूरे को काउंट करना, इरिस्पेक्टिव उसका प्रोड्यूसर कोई भी हो। ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर कोई भी हो, चाहे यहाँ पे मान लो कि हमारा जो है, जहाँ पे कोई एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, एक फॉरेन कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई इंडिया की कंपनी काम कर रही है, ठीक है, कोई भी काम कर रहा हो, चाहे फॉरेन, यहाँ से कोई फॉरेन कंपनी का, जैसे जापान की कंपनी काम कर रही है इस टेरिटरी में, कोई भी होगा, आप उसकी क्या करोगे, आप उसकी जो है डोमेस्टिक, उसकी अपना जो है डोमेस्टिक आउटपुट लगाओगे पूरी कंट्री का। आई होप आपको डोमेस्टिक आउटपुट समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा टॉपिक को लेकर बढ़ते हैं। आगे देखो, आपके आगे जो टॉपिक है वो है वेट, हाउ डज द प्रोडक्शन हैपन। ठीक है, अब देखो कोई भी अगर हम गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ बेसिक्स होने चाहिए हैंड में। ठीक है, कुछ होना तो चाहिए ना जिससे हम काम करें। तो सबसे पहले एक हमारे पास प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे हम प्रोडक्शन करेंगे, दैट इज़ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि कुछ लैंड होनी चाहिए। मतलब अगर हमें कोई फैक्ट्री वगैरह सेटअप करनी है तो वहाँ पे कोई ना कोई हमारे पास लैंड होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होनी चाहिए, मनी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम इन्वेस्ट कर सकें, जिससे हम प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकें। फिर मशीन्स होनी चाहिए। ठीक है, फिर रॉ मटेरियल होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ हम जिससे फिनिश्ड गुड्स बना सके, मान लो रॉ मटेरियल आपको टमाटो केचप बनाना है तो उसके लिए आपको टमाटोज तो चाहिए होंगे। ठीक है, फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है मार्केटिंग में। ठीक है, फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। अगर आप जहाँ पे मान लो किसी दूर जगह पे वो केचप बना रहे हो, फिर आपको उसको मार्केट में भी तो लेकर जाना है, तो वो आपको ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी लगेगी। ठीक है, तो उसके साथ साथ लेबर भी चाहिए जो कि फैक्ट्री में काम करेगी। एंटरप्रेन्योर भी होना चाहिए जो पर्सन उन गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये सारे अगर आपके पास बेसिक्स होंगे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके लैंड, लैंड से मनी, मनी से मशीन, मशीन से लेबर तक, हम उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो यहाँ पे ना मैंने कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो चार्ट बनाया। ठीक है, आपकी बुक में ऐसा नहीं है तो आपको मैं समझाती हूँ। ठीक है, जैसे हमारा एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो हमें चाहिए होते हैं जब भी हमें कोई भी प्रोडक्शन करना होता है। ठीक है, तो जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं इन चारों की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, इनके रिलेटेड कोई ना कोई कास्ट हमेशा एसोसिएटेड रहती है। मान लो आपने किसी पर्सन से क्या लिया है, लैंड ली है। ठीक है, किसी पर्सन से आपने जो लैंड ली है, ठीक है, वो जो है तो आपको जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कास्ट देनी पड़ेगी। मान लो ये लैंड है, लैंड के बदले आपको क्या देना पड़ेगा, रेंट। ठीक है, लैंड के बदले आपको देना पड़ेगा रेंट। ठीक है, जो कि एंटरप्रेन्योर देगा। फिर जो रेंट है वो कहीं ना कहीं कास्ट है, एंटरप्रेन्योर को देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो जो आप रॉ मटेरियल बाय करोगे, ठीक है, तो रॉ मटेरियल आप जैसे टमाटो किसी फार्मर से परचेज करोगे तो उसको बदले में कुछ दोगे। ठीक है, उसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल है उसको भी, उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो लेबर आ गई आपकी, ठीक है, लेबर को बदले में क्या दोगे आप, लेबर को उनकी क्या दोगे, सैलरीज। ठीक है, लेबर को उनकी आपको सैलरीज देनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ आपको जो एंटरप्रेन्योर है वो कहीं ना कहीं एक रिस्क लेके चल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो कैपिटल है उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और जो एंटरप्रेन्योर है वो तो ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं एक लॉट ऑफ कास्ट उसको देनी पड़ रही है और वो कहीं ना कहीं क्या ले रहा है, एक रिस्क ले रहा है। रिस्क कैसा ले रहा है इसको समझो। ठीक है, अब वो कोई भी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, क्या पता लोगों को पसंद आए, जहाँ लोगों को पसंद ना भी आए। अगर लोगों को पसंद आ गया तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा, अगर वो लोगों को पसंद नहीं आया उसको क्या होगा, उसको उस टाइम पे फिर प्रॉफिट नहीं होगा। तो वो कहीं ना कहीं कास्ट उसको लग रही है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए और वो रिस्क ले रहा है। फिर एंटरप्रेन्योर ये सारी कास्ट दे रहा है।
सारे लोगों को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि आपने समझ लिया, ठीक है। उसमें हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, 4 चीज़ें आती हैं। अब एक एग्जाम्पल है संजय द इंटरप्रेन्योर, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि संजय जो है, मान लो एक इंटरप्रेन्योर है और उसने क्या किया, सोप की प्रोडक्शन कर रहा है, और वो क्या करता है 10,000 देता है लैंड के लिए, रेंट को, ठीक है, जहाँ पे उसने अपनी वो फैक्ट्री बनाई हुई है। अब संजय 5,000 जो है लेबर को सैलरीज देता है और उसको 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब टोटल कास्ट संजय को एज एन इंटरप्रेन्योर क्या पड़ती है, 10,000, जो उसने लैंड को दिया, लैंड ओनर को, ठीक है। उसके बाद जो उसके साथ साथ जो हमारा सॉरी, हाँ ठीक है, जो उसने ये दिया 10,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, ये 17,000 जो भी कास्ट संजय को पड़ी ना, वो उसका क्या होगा, आउटपुट होगा, ठीक है। और आपको देखो, अब जो आउटपुट उसको मिल रहा है और जो इनकम है, उसकी इनकम भी है और उसका आउटपुट भी है, वो कहीं ना कहीं सेम काइन की 2 साइड्स हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिली। तो चलो हम समझते हैं क्या होता है आउटपुट और इनकम, ठीक है। अब देखो, जो लेबर थी, लेबर के लिए जो इनकम आ रही थी, लेबर जो काम कर रही है उसको जो इनकम मिल रही है, ठीक है, वही उसका आउटपुट है। समझ में आई बात? तो इसीलिए आउटपुट और इनकम जो है वो सेम थिंग्स है, यानी कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो आउटपुट है वो एक इकॉनमी का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आउटपुट में यहाँ पे जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस है हमारी इकॉनमी में, ठीक है, उसके साथ साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं फैक्टर कास्ट को भी, ठीक है। ये आगे आपको समझ में आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो हमने अपनी टेरिटरी में बनाया, ठीक है, और जो डोमेस्टिक इनकम है हमारी वो सेम होती है इकॉनमी में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ पढ़ा डोमेस्टिक आउटपुट या डोमेस्टिक इनकम इंडियंस की, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं जियोग्राफिकल टेरिटरीज ऑफ इंडिया की टेरिटरीज में ही वो काम कर रहे हैं। अब उन लोगों का क्या, जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं या फिर ऐसे इंडियंस जो कहीं ना कहीं जापान में रह रहा है, यूएसए में रह रहा है, वो भी तो कुछ प्रोडक्शन कर रहे होंगे। तो अब जो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका तो हमने लगाया ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको उस मैप में बताया ना, उस मैप पे हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ इंडिया की टेरिटरी को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और, जैसे यहाँ पे मान लो ये यूएस हो गया, ये जापान हो गया, ठीक है, ये रफली मैप है, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है तो मैं आपको ऐसा बता रही हूँ। यहाँ पे भी कोई इंडियन है, यहाँ पे भी कोई इंडियन है, यहाँ पे भी कोई इंडियन है जो प्रोडक्शन कर रहा है। अब इन इंडियंस का क्या है, देखो, जो भी इंडियंस अब्रॉड में रह रहे हैं उनका प्रोडक्शन हम कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। अब इनके लिए हम क्या करते हैं, इनके लिए हम सारे जो भी इंडियन नेशनल्स हैं उनकी इनकम को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, जो भी बाकी कंट्रीज़ में रह रहे हैं। और इसके लिए ना आपको एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा। वो क्या है, बहुत ही इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। जो इंडियन नेशनल्स, ठीक है, इंडिया में रह रहे हैं, ये इंडियन नेशनल्स जो इंडिया में रह रहे हैं और जो ये बाहर वाली कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, इन सारे इंडियंस, ये जो इंडियंस है, इन सारे इंडियंस जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं इनको हम प्लस करते जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ माइनस हम किसको करेंगे, देखो, माइनस हम करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। यानी कि थोड़ा कंजस्टेड हो गया, रुको 1 मिनट मैं बताती हूँ, ठीक है। अब जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं ना, दूर दूर रह रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ इंडियंस यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ जहाँ पे रह रहे हैं इंडिया के बाहर, कुछ यहाँ पे, इन सारे इंडियंस की हम क्या करेंगे, इनकम काउंट कर देंगे, ठीक है। और माइनस क्या करेंगे, जो फॉरेनर्स इंडिया में रह रहे हैं, मान लो ये फॉरेनर्स जो हैं ये इंडिया में हैं, ये सारे फॉरेनर्स जहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे थे इंडिया में, ठीक है, ये फॉरेनर्स हैं, इनको दूसरे पेन से मार्क कर लेती हूँ, ये फॉरेनर्स हैं, ठीक है, ये फॉरेनर्स इंडिया में रह रहे थे कहीं ना कहीं, तो ये इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे थे। तो इन फॉरेनर्स को हमें क्या कर देना, माइनस कर देना है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला समझते हैं, समझाती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं फॉर्मूले को। अब देखो यहाँ पे जो नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला समझो, जो नेशनल प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर है, जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमने अपने
कंट्री में प्रोड्यूस किया यानी कि इंडिया में प्रोड्यूस किया, प्लस जो इंडियंस ने प्रोड्यूस किया, प्लस जो इंडियंस अब्रॉड में रह रहे थे जापान यूएसए में, उनका इनकम भी हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और माइनस कर दिया हमने क्या, फॉरेनर्स को। ठीक है, ये जो फॉरेनर्स है इनको माइनस कर दिया, जो इन्होंने इंडिया में प्रोडक्शन किया था ना उनके प्रोडक्शन को माइनस करके जो इंडियंस ने अब्रॉड में प्रोडक्शन किया था और जो इंडियंस ने अपने इंडिया में प्रोडक्शन किया था उसको प्लस करके हमारे पास बन जाता है हमारा नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जहाँ पे जो आपका नेशनल प्रोडक्ट है ना वो आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ज़्यादा है। जो इनकम है इंडियन नेशनल की अब्रॉड में वो ज़्यादा है, या जो इनकम है फॉरेन नेशनल्स की इंडिया में वो ज़्यादा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये प्लस माइनस हो सकता है। दैट इज़ द जो नेशनल प्रोडक्ट है वो कम होगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। ठीक है, अगर इनकम जो है इंडियन नेशनल की अब्रॉड में वो कम है इनकम ऑफ दी फॉरनर्स, जो फॉरनर्स इंडिया में रह रहे हैं उनसे। ठीक है, तो जो नेशनल प्रोडक्ट है वो रिड्यूस हो सकता है बाय सेलिंग डोमेस्टिक असेट्स टू ए फॉरेन एंटिटी। ठीक है, अब आपको ना एक और टर्म समझनी है, दैट इज डेप्रीसिएशन। क्या है? डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म है ना डेप्रीसिएशन, इसको आप आराम से समझोगे। अब डेप्रीसिएशन क्या होता है, देखो हमने कोई मशीन्स वगैरह यूज़ कर रहे थे हम अपनी इंडस्ट्री में। ठीक है, जब हम टमाटो केचप बना रहे थे उसके लिए भी कुछ मशीन वगैरह यूज़ कर रहे थे, गाड़ी बना रहे थे तब भी हमने कोई मशीन वगैरह यूज़ की। तो वो जो भी हमने यूज़ किया ना मशीन, तो मशीन भी अब थोड़ी देर में चलती है और कुछ सालों के बाद वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, फिर हमें उसको ठीक करवाना पड़ता है। जब हमने उस मशीन को ठीक करवाया ना उसके बदले में ना हमें कुछ पैसे पे करने पड़े। ठीक है, उसका जो वियरिंग एंड टीयरिंग हो गया। ठीक है, वियरिंग एंड टीयरिंग हो गया मशीन का। ठीक है, तो जो हमने वियर एंड टीयर करवाया मशीन्स का, ठीक है, जो उनको ठीक करवाया ना मशीन्स को, तो उसके लिए जो हमने कास्ट दी तो वो हमारी होगी डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो अब आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो जो भी डेप्रीसिएशन क्या हो गया कि वही जो हमारी मशीन ख़राब हुई हमने उसको ठीक कराया, दैट वो हमारी एक डेप्रीसिएशन हो गया होगा। ठीक है, अब देखो जब हम क्या करते हैं इकॉनमी में डेप्रीसिएशन को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जब हम डेप्रीसिएशन को इग्नोर कर देते हैं और फिर हम जब प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं वो होता है हमारा जीडीपी। ठीक है, जब हम क्या करते हैं डेप्रीसिएशन को इग्नोर कर देते हैं, डेप्रीसिएशन की कॉस्ट को लगाते ही नहीं है, तो वो हमारा होता है जीडीपी यानी कि ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब है पूरी हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप पहले से पढ़ चुके हो। डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि वो प्रोडक्ट जो हमारी इंडिया की टेरिटरी में तैयार हुआ है, चाहे उसको बनाने वाला कोई भी हो, चाहे उसको बनाने वाला कोई इंडियन है, चाहे उसको बनाने वाला कोई भी फॉरेनर है। तो जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया में प्रोड्यूस है, ग्रॉस मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी हमें उसको प्रोडक्ट पैसा लगा है ना पूरा उसका कैलकुलेट कर देंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो होगा जब हम उसमें से अपना वेयरिंग एंड टेयरिंग का जो हमारा खर्चा आया अगर हम उसको माइनस कर देंगे ना तो वो हो जाएगा हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, आई समझ में बात? तो इसी तरीके से आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो जीडीपी का फॉर्मूला है वो क्या है कि जब हम क्या करते हैं डेप्रीसिएशन को माइनस कर देते हैं जीडीपी से। ठीक है, डेप्रीसिएशन को जीडीपी से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी तरीके से हमने जो ऊपर पढ़ा ना जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जी का मतलब ग्रॉस। जब हम सारे नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर देते हैं जो इंडिया में भी बन रहे थे जो फॉरेन टेरिटरी में बन रहे थे, दोनों को कैलकुलेट कर देते हैं और ठीक है उसमें से डेप्रीसिएशन जो हमारी मशीन्स वगैरह ख़राब हुई हमने ठीक करवाई उसको माइनस करके हमारे पास क्या बचता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या बचता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा है जीएनपी का फॉर्मूला और ये है हमारा जीडीपी का फॉर्मूला। दोनों में से जो हम यूज़ करते हैं अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो कौन सी है? वो है हमारा ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इससे ही हम जो हमारी नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कि और ये बेस्ट तरीका है, एनएनपी एक बेस्ट मेथड है यहाँ पे जो हमारे सारे नेशनल प्रोडक्ट्स हैं कंट्री के उसको कवर कर देता है और इसीलिए इसको बोलते हैं
हमारा एक बेसिक टॉपिक जो कि नेशनल इनकम है, इसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ये एक मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारी इससे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी कैप्चर करते हैं हम जीएनपी से, ठीक है। तो इसको हम जो जीएनपी है ना, इसको हम पर कैपिटा रियल इनकम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप इसको जो मैंने चीज़ें वर्ड बोले हैं वो आप अपने संजीव वर्मा में नोट कर लो, ठीक है। तो ये थोड़े से मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप अपने जो बुक है उसमें हाईलाइट कर सकते हैं, जो चीज़ें नहीं हैं उनको ऐड ऑन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।